Assalamu alaikum class. My name is Dr. Ghulam Mustafa and I'm here your main teacher and instructor of Principle of Microeconomics Econ 1111 from University of Education Lower Mall Campus Lahore. ओके जी क्लास, ये हमारा 36 लेक्चर है और हमने जैसे कहा था कि हमने इसको तकरीबन 4 हिस्सों में कोर्स को डिवाइड किया गया है। एक डिमांड साइड, सप्लाई साइड और फिर इक्विलिब्रियम साइड, और चौथा हमने कहा था कि हम मोनोपोली कुछ मार्केट स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। उस मार्केट स्ट्रक्चर्स में पहला जो है चीज़ वो हमारी मोनोपोली आती है। और मोनोपोली जैसे कि मैंने पिछली भी क्लासेस में और लेक्चर्स में कहता रहा हूँ कि मोनोपोली जो है ये परफेक्ट कंपटीशन का एक्सट्रीम है। तो मोस्ट ऑफ द करैक्टरिस्टिक्स जो परफेक्ट कंपटीशन है उसकी उल्ट जो बनेगा वो आपकी मोनोपोली बनेगी, राइट। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने परफेक्ट कंपटीशन में कहा था कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट, और यहाँ पे बैरियर टू एंट्री इज़ वेरी कॉस्टली, इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और फिर हमने कहा था होमोजीनियस प्रोडक्ट, उसमें आइडेंटिकल प्रोडक्ट होती है, लेकिन मोनोपोली में जो है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट भी करते हैं ये। और फिर हमने बात की थी कि वो प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस टेकर होते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस टेकर हैं, वो मार्केट की प्राइस को ही ऐसा लेते हैं। तो मोनोपोली इसके उल्ट बन जाएगी, दे आर प्राइस टेकर। तो हम कुछ और करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे और मोनोपोली किस तरह क्रिएट होती है वो हम आज के लेक्चर में देखेंगे। अच्छा जी क्लास, तो हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने बात की कि परफेक्ट कंपटीशन का उल्ट जो है वो मोनोपोली है, और जो करैक्टरिस्टिक्स वहाँ पे हैं वो इसके उल्ट बन जाएगी। जैसे वहाँ पे प्राइस टेकर हैं, वो प्राइस मार्केट की प्राइस को लेते हैं, लेकिन मोनोपोलिस्ट जो होता है वो प्राइस सेटर होता है, राइट। वो प्राइस टेकर होते हैं, ये प्राइस सेटर होता है। और ये प्राइस जो है वो मेकर होता है जो मोनोपोलिस्ट होता है, और इसमें एंट्री जो है आलमोस्ट इम्पॉसिबल होती है। वहाँ पे हमने कहा था कि देयर आर मैनी फर्म्स, और यहाँ पे क्या है, देयर इज़ ओनली सिंगल सप्लायर टू द मार्केट। जैसे परफेक्ट कंपटीशन में हमने कहा था कि देयर आर एन एन मार्केट्स होती है, एन फर्म्स होती हैं, और वो जो एक फर्म है परफेक्ट कंपटीशन में वो दे आर प्रोड्यूसिंग द वेरी स्मॉल टाइनी प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल आउटपुट। वो टोटल आउटपुट का बहुत 0.001% प्रोड्यूस कर रही होती है। जैसे हमने टेक्सटाइल की बात की तो मसूर टेक्सटाइल हो सकता है कि टोटल आउटपुट का 0.001 आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा हो। तो इसी तरह हम होटलिंग की बात ले लें परफेक्ट कंपटीशन में, तो होटल जो है एक होटल जो है वो पूरे लाहौर की डिमांड का वो 0.0001% प्रोड्यूस कर रहा होता है। लेकिन जो मोनोपोलिस्ट है वो सिंगल सप्लायर होता है, ठीक है, वो एक सप्लायर होता है और वो प्राइस सेटर होता है, और मे चूज़ टू प्रोड्यूस एट एनी पॉइंट ऑन द मार्केट डिमांड कर्व, कि जो मार्केट डिमांड कर्व होती है उसके ऊपर वो कहीं पे भी प्रोड्यूस कर सकता है। ये आगे हम देखेंगे कि वो जब प्राइस सेट करता है तो वो चूँकि उसका भी एक दोनों में चीज़ कॉमन है, परफेक्ट कंपटीशन में भी और मोनोपोलिस्ट में भी, कि दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है। तो ये एक करैक्टरिस्टिक्स दोनों में कॉमन है। तो इसीलिए और फिर दूसरी है कि इसको भी डाउनवर्ड फेसिंग डिमांड कर्व होती है। जिस तरह परफेक्ट कंपटीशन में डाउनवर्ड फेसिंग डिमांड कर्व है, इसी तरह मोनोपोली में भी डाउनवर्ड फेसिंग डिमांड कर्व है। लेकिन ये डाउनवर्ड फेसिंग डिमांड कर्व के ऊपर कहीं पे भी ये मार्केट को टारगेट करता है, कंज्यूमर को टारगेट करता है, उनकी डिमांड देखता है, और फिर लाजमी नहीं है कि सारे ही उसके नेट में आएँ, वो वहाँ पे प्रोड्यूस करता है जहाँ पे उसकी प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ हो। ये भी आज के लेक्चर में हम देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और दूसरा ये है कि जैसे वहाँ पे हमने बात की थी परफेक्ट कंपटीशन में कि फ्री एंट्री एंड फ्री एग्जिट, और यहाँ पे ऐसा नहीं है। देयर आर द सोर्स ऑफ ऑल मोनोपोली पावर दैट इज़ अ टेक्निकल बैरियर, कि अगर कोई आना चाहे तो ठीक है, क्योंकि मोनोपोली जो है इंटरनेशनल लॉज और किसी भी कंट्रीज़ के लॉ में ये प्रोहिबिटेड है, मोनोपोली प्रोहिबिटेड है। तो लेकिन ये कुछ
टेक्निकल चीज़ें कुछ यूज़ करते हैं। जैसे अगर कोई बंदा जो है वो प्रोड्यूस करना शुरू आए, मार्केट में इन हो और उनकी जैसी प्रोडक्ट वो सप्लाई करने की कोशिश करें तो ये प्राइस डिक्लाइन कर देते हैं। तो और उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं रहता कि वो मार्केट में आए। तो वो आके कोई नया बंदा आएगा तो आके उसने नुकसान तो नहीं उठाना। और फिर लीगल बैरियर्स होते हैं और इनके पास कुछ राइट्स होते हैं, लीगल राइट्स होते हैं कि उन्होंने, जैसे वापडा है पहले, जैसे अब तो खैर वापडा भी की कंपटीशन आ गया, लेकिन आज से 5 साल 10 साल पहले जो है वापडा एक मोनोपोली होती थी और इसको लीगल राइट्स हासिल हैं और अभी भी हैं। दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो IPPs है पाकिस्तान में, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और सेल जो है वो गवर्नमेंट को यानी कि वापडा को ही बेचते हैं। तो वापडा की किसी हद तक जो है वो मोनोपोली है। इसी तरह रेलवे की है, ठीक है। और इसमें लीगल बैरियर्स हैं कि कोई कल उठ के जो है वो नई रेलवे नहीं बना सकता। तो ये कुछ लीगल बैरियर्स होते हैं। इसके हम और भी देखेंगे कि किस तरह नेचुरल मोनोपोली क्रिएट होती है। उसके बाद ये आ जाता है जी टेक्निकल बैरियर एंट्री क्या होती है, जो हमने पीछे अभी देखी है। जो टेक्निकल बैरियर टू एंट्री है, ये द प्रोडक्शन में एग्जिबिट डिक्रीजिंग मार्जिनल एवरेज कास्ट ओवर ए वाइड रेंज ऑफ द आउटपुट लेवल्स, कि इसके पास जो होती है, जो मोनोपोलिस्ट होता है, इसके पास चूँकि इसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है, ये लार्ज लेवल पे प्रोडक्शन कर रहा होता है, तो इसकी मार्जिनल एवरेज कास्ट जो होती है वो डिक्लाइनिंग होती है, ठीक है। कि जैसे जैसे वो देखे ना कि पहले उसके पास जो मोनोपोलिस्ट है उसके पास हर किस्म का रिसोर्स होता है और उसकी जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होती है कि जैसे जैसे फर्म एक्सपैंड करती जाती है उसकी कास्ट जो है, एवरेज कास्ट कम होती जाती है। मतलब उसमें ख़ास तौर पे फिक्स कास्ट का भी एलिमेंट शामिल है कि आपने एक दफ़ा रिसोर्सेज लगाए, अब उसके बाद वो एक्सपैंड करती है। और इसकी बेस्ट एग्जांपल जो इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल की है कि वो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन है। अब यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन का एक नाम है, लाहौर में खुली है और बाद में इसने अगर ये 5-10 और कैंपस भी बनाए और होगा क्या कि इसका नेट रेवेन्यू तो बढ़ेगा लेकिन कास्ट कंपैरेटिवली कम होती जाएगी, राइट। तो ये एक इसको इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होता है और एवरेज और मार्जिन कास्ट जो है वो इसका डिक्रीज़ करती है। रिलेटिवली लार्ज स्केल फर्म्स आर लो कास्ट प्रोड्यूसर, कि ये लो कास्ट प्रोड्यूसर होती है। फर्म में फाइंड इट प्रॉफिटेबल टू ड्राइव अदर्स आउट ऑफ द इंडस्ट्री बाय कटिंग प्राइजेस। अगर कोई, ये टेक्निकल बैरियर है, अगर कोई नई फर्म्स आके इन भी होना चाहती है, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू इंटर, कि वो अपने प्राइस टैक्टिक्स को यूज़ करते हैं, प्राइस वो वक्ती तौर पे कम कर देते हैं, अपना प्रॉफिट जो है वो कम कर लेते हैं। तो जो नई फर्म होती है, जब नई फर्म इस्टेब्लिश हो रही होती है तो उसकी कास्ट इंक्रीजिंग होती है, राइट। तो उसके लिए जब ये प्राइस अपनी डिक्लाइन कर देते हैं, उसके लिए ये इंसेंटिव नहीं रहता कि वो मार्केट में रहे। तो क्या होता है कि वो मार्केट में इस तरीके से वो मार्केट से दूसरी फर्म्स को आउट कर देती है, इसलिए एंट्री इस फर्म में डिफ़िकल्ट है। और एक नेचुरल मोनोपोली भी होती है। नेचुरल मोनोपोली ये होती है कि कोई फर्म जो है वो टेक्निकली इतनी एडवांस हो जाए और उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि पर यूनिट कास्ट उनको बहुत कम पड़े, और उसके अलावा कोई भी और आए तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा महंगी होगी कि वो उन चीज़ों को प्रोड्यूस करे। तो इस तरीके से एक नेचुरल मोनोपोली, अगर उनके पास कोई इनोवेशन राइट्स आ जाए, राइट, अगर वो कोई ऐसी इनोवेशन लेकर आते हैं, ऐसी चीज़ें लेकर आते हैं, बाय लॉ जो है वो इसको वो लीगल कर लेते हैं, तो इस तरीके से अगर उनको कास्ट एडवांटेज हो तो इस तरीके से एक नेचुरल मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो जाती है। वंस द मोनोपोली इज एस्टेब्लिश्ड, एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। जब मोनोपोली क्रिएट हो जाए तो एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स विल बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। तो इससे जो है वो ये नेचुरल मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें टेक्निकल बैरियर टू एंट्री, और दूसरी इसकी ये बात है कि स्पेशल नॉलेज ऑफ लो कास्ट प्रोडक्टिव टेक्निक, कि इसके पास एक स्पेशल नॉलेज होता है और स्किल्स होती हैं, ऐसी टेक्निक्स होती हैं, और क्योंकि इट मे बी डिफ़िकल्ट टू कीप दिस नॉलेज आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ द अदर फर्म। तो ये है कि
नॉलेज जो है वो दूसरी फर्म्स के पास भी इट मे बी डिफ़िकल्ट टू कीप दिस नॉलेज आउट ऑफ द हैंड्स ऑफ अदर फर्म। वो अपने ख़ास तौर पे जो उनकी टेक्निक्स होती हैं, देखें आजकल आज तक पेप्सी का पता नहीं चला कि इसकी क्या जो है वो रेसिपी है। और इस तरह अगर किसी इस ख़ास प्रोडक्ट की बात की जाए तो ऐसी रेसिपीज़ होती हैं बड़ी हिडन होती हैं उनके पास, और इन चीज़ों को वो बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और ताकि वो आउट ना हो। वो उनका जो स्पेशल लो कास्ट नॉलेज है जिससे वो लो कास्ट प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ताकि लोगों को जो है वो पता ना चले। ख़ास तौर पे पेप्सी है, इसमें ख़ास प्रपोर्शन से चीज़ों को मिलाया जाता है। आई डोंट नो बट दे हैव अ वेरी प्रोटेक्टिव राइट्स। ऐसी पेप्सी जो पेप्सी का टेस्ट है, कितनी मदनी कोला और कोको कोला और इस तरह की चीज़ें आई और वो मार्केट से आउट होगी, लेकिन उस जैसा पेप्सी वाला टेस्ट या कोको कोला टेस्ट या दूसरे जो टेस्ट है, ऐसा टेस्ट एक ख़ास टेस्ट जो है अराउंड द ग्लोब वो नहीं दे पाए। तो उनके पास वो नॉलेज होता है जिसको वो बाहर नहीं जाने देते। और दूसरी ये है कि टेक्निकल ऑनरशिप ऑफ यूनिक रिसोर्सेज, और ये जो है मोनोपोली का कि उनके पास रिसोर्सेज का ऐसा हिस्सा होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं उनके पास, ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो उन्हीं के पास होते हैं और किसी और को वो राइट्स नहीं होते। जैसे डायमंड के रिलेटेड एक मोनोपोली पावर है, और ये इसको डायमंड की माइनिंग के लिए उसको यूज़ करते हैं। कितनी वो डायमंड की कितनी ज़्यादा आपको इंडस्ट्री मिलेगी, कोई भी एक दो इंडस्ट्रीज़ हैं और उनकी मोनोपोली है, और उनका उस रिसोर्सेज के ऊपर ख़ास राइट है। ठीक है, ऑनरशिप ऑफ यूनिक रिसोर्सेज, कि उनके पास यूनिक रिसोर्स या नॉलेज ऐसा हो सकता है या रिसोर्सेज ऐसे हो सकते हैं, जैसे कोई ख़ास ब्रांड का कपड़ा है या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि उनके पास वो ख़ास रिसोर्स, ख़ास मशीनरी और ख़ास नॉलेज है, जिस वजह से वो मोनोपोली जो है वो क्रिएट हो जाती है उनकी। उसके बाद लीगल बैरियर टू एंट्री है। लीगल बैरियर टू एंट्री में मैनी प्योर मोनोपोलीज आर क्रिएटेड एज अ मैटर ऑफ लॉ, कि जितनी भी प्योर मोनोपोली होती है वो थ्रू द पेटेंट्स। सबसे पहले तो पेटेंट्स होते हैं। बेसिक टेक्नोलॉजी फॉर अ प्रोडक्ट इज़ असाइन टू वन फर्म। अच्छा, इनके अब ये नेचुरल मोनोपोली कैसे क्रिएट होती है कि इनके पास एक किस्म का लीगल और पेटेंट राइट्स होते हैं। ख़ास तौर पे अगर इसकी एग्जांपल देखें ना, तो बल्ब जो था जब इंट्रोड्यूस हुआ, थॉमस एडिसन ने जब ये बल्ब बनाया था, तो उसने क्या है कि उसका एक ख़ास नॉलेज था। उसने बहुत साल की मेहनत से वो बल्ब बनाया था। अब उसके पास उसका ये नेचुरल राइट्स बनता है कि वो उसका कोई वैसा जो है, चूँकि वो नॉलेज एक दफ़ा क्रिएट हो गया तो अब चूँकि बल्ब की इतनी वो बहुत बड़ी साइज़ नहीं, लेकिन जिसने ये क्रिएट किया था, एडिसन थे या उसके कुछ साथ को ऑथर्स थे, तो ये एक वो चीज़ थी जो उनके पास पेटेंट राइट्स था, कोई और प्रोड्यूस नहीं कर सका। और जब तक कि उससे बेहतर जो है वो एनर्जी सेवर नहीं आ गए, या एलईडी नहीं आ गई, या दूसरी जो है वो ट्यूब लाइट्स नहीं आ गई, तब तक वो मोनोपोली जो है वो तकरीबन दर्जनों साल तक वो क्रिएट रही। तो वो एक नॉलेज है। जब वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करता है कोई बंदा, जब वो अपनी सारी ज़िंदगी एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाता है और वहाँ से वो चीज़ें और नॉलेज जो जब वो क्रिएट कर लेता है और इसको प्रोडक्ट की शक्ल में लेकर आता है, तो फिर उसके पास ये राइट होता है कि वो सोल प्रोड्यूसर ही रहे, किसी और को वो पेटेंट्स राइट्स ना दें। और ये इलीगल होता है, और इससे जेल भी हो जाती है और बहुत भारी जुर्माने होते हैं। और सम टाइम ये क्या होता है कि गवर्नमेंट में अवार्ड अ फर्म एन एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज टू सर्व अ मार्केट। जैसे मैंने एग्जांपल दी कि सम टाइम गवर्नमेंट जो राइट्स दे देती है मोनोपोली की, जैसे वापडा है, जैसे रेलवे है, तो ये गवर्नमेंट एक स्पेशल राइट्स दे देती है कि इनको मोनोपोली क्रिएट करती है कि ये एजुकेशन तो खैर आजकल नहीं मोनोपोली रही, लेकिन किसी ज़माने में ये मोनोपोली हुआ करती थी कि ये और बंदा नहीं प्रोवाइड कर सकता, गवर्नमेंट ही प्रोवाइड कर सकती है। और फिर उसके बाद इसमें परफेक्ट कंपटीशन भी आ गया। बहरहाल मोनोपोली जो है गवर्नमेंट भी समटाइम असाइन कर देती है। इसके बाद क्रिएशन ऑफ द बैरियर्स टू एंट्री। सम बैरियर्स टू एंट्री रिजल्ट फ्राम एक्शन टेकन बाय द फर्म्स। कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं जो फर्म्स लेती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, कि उनकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होती है, उनका जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में कहा
कि वो इस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट से वो नहीं मोनोपोली क्रिएट कर लेती है। इस वक्त देखें कि कोविड-19 के रिलेटेड कितनी ही दुनिया की जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट अदारे हैं वो कोविड-19 की वैक्सीन बना रहे हैं, लेकिन जिस वक्त जिसने भी पहले बना ली तो उसके पास फिर ये एक किस्म का मोनोपोली राइट्स आ जाएगा, आल्दो कि वो ये देखा जाता है कि रीज़नेबल प्राइस पे लोगों को मिले। बहरहाल उनका फिर राइट होगा कि वो इसको इसके ऊपर जो है वो मोनोपोली क्रिएट कर ले। परचेज़ ऑफ यूनिक रिसोर्स, जैसे मैंने कहा कि वो यूनिक रिसोर्स को परचेज़ कर लेती है। जैसे माइनिंग की बात की जाए, ठीक है, माइनिंग चूँकि पाकिस्तान में एक ही जगह पे होती है। अगर साल्ट माइनिंग की बात की जाए, अगर कोई परचेज़ कर ले तो डेफिनेटली वो एक ही सिंगल सप्लायर ही होगा, राइट। तो उसके बाद इस तरह डायमंड की मैंने एग्जांपल दी। अच्छा, उसके बाद कुछ फर्म जो हैं वो लॉबिंग भी करती है, वो लॉबिंग करती है, लॉबिंग एफर्ट टू गेन अपनी पावर। और दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह हैं, ख़ास तौर पे डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, और पाकिस्तान में जैसे शुगर, इसको हम शुगर केन इंडस्ट्री है, चीनी माफिया जिसे कहते हैं, इन्होंने भी मोनोपोली टाइप बना लिया है। लेकिन ये ओलिगोपोली की एक स्ट्रक्चर है जिसे हम ओलिगोपोली के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये एक यूनिक जो है वो लॉबिंग भी करते हैं ताकि वो मोनोपोली क्रिएट हो जाए। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पावर सेक्टर में ये मोनोपोली जो क्रिएट हुई है ये लॉबिंग की वजह से हुई है, जो पिछली हुकूमतों की में ये उन्होंने क्रिएट की थी। मे इन्वॉल्व रियल रिसोर्स कास्ट, और इसमें रियल रिसोर्स कास्ट भी शामिल हो सकती है कि इस तरीके से भी मतलब वो अपनी मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा जी, मोनोपोलिस्ट जो होता है ये भी जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है ये भी इसकी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व फेस करता है। जिस तरह एक परफेक्ट कंपटीशन में डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है, इसी तरह इसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है। द मोनोपोलिस्ट जो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है प्रोड्यूस दैट आउटपुट लेवल फॉर विच मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट। वहाँ पे क्या था, वहाँ पे हमने कहा था प्राइस इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट, कि उनकी प्राइस जो होती है वो मार्जिन कास्ट के इक्वल होती है। और फिर हमने ये कहा था कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट। इसमें भी क्या होता है कि जो आउटपुट लेवल होता है वो उस लेवल पे प्रोड्यूस करता है जहाँ पे मार्जिन रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन कास्ट है, और ये इसका जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है। और इस पॉइंट पे ये प्रॉफिट मैक्सिमाइज करता है, राइट। मार्जिन रेवेन्यू इज़ लेस देन प्राइस, कि जो मार्जिनल रेवेन्यू होता है वो लेस देन प्राइस होता है। वो इसलिए मार्जिन रेवेन्यू लेस देन प्राइस होता है कि इसको भी डाउनवर्ड फेसिंग डिमांड कर वो फेस करता है मोनोपोलिस्ट। जब डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व होती है तो क्या होता है कि उसको अपना एडिशनल यूनिट सेल करने के लिए अपनी प्राइस को डिक्रीज़ करना पड़ता है। मोनोपोलिस्ट को अपना एडिशनल यूनिट बेचने के लिए उसको अपनी प्राइस को डिक्लाइन करना पड़ता है। और जब प्राइस डिक्लाइन करती है तो इससे क्या होता है, जब प्राइस डिक्लाइन होती है तो इससे जो है मार्जिन रेवेन्यू जो है वो कम होता है, इसलिए मार्जिन रेवेन्यू जो है वो लेस देन प्राइस होता है। सो मोनोपोलिस्ट विल सेट अ प्राइस ग्रेटर देन मार्जिन कास्ट। वो प्राइस जो है वो ग्रेटर देन मार्जिन कास्ट होती है, लेकिन मार्जिन रेवेन्यू लेस देन प्राइस होती है। और प्राइस जो है वो ग्रेटर देन मार्जिन कास्ट होती है, वो मार्जिन कास्ट से ज़्यादा चार्ज करता है, वो उसका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट होता है। थैंक यू वेरी मच क्लास, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। इसमें हमने मोनोपोलिस्ट की करैक्टरिस्टिक्स और इसको कंपेयर किया है हमने उसके साथ आपके जो परफेक्ट कंपटीशन के साथ। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास, प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम कोरोना, वॉश योर हैंड फ्रीक्वेंटली। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।